सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। होश संभालते ही इंसान की कह लें कि ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये लामहदूद ख्वाहिशात और इंसान को इनको पाने की आप कह लें कि अनथक कोशिश उसकी मौत के बाद ही ख़त्म होती है। ठीक इसी तरह सियासत की दुनिया में कभी इक़्तिदार के हसूल की ख्वाहिश, कभी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश, कभी अपने मुखालिफिन को दबाने की ख्वाहिशात हर वक्त बेचैन किए रखती हैं। और नाज़रीन, ये ख्वाहिशात सियासत की दुनिया की आम ख्वाहिशात हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, बहुत आम ख्वाहिशात। PDM की भी कुछ सियासी ख्वाहिशात हैं, गो कि उनकी ख्वाहिशात में हुकूमत को घर भेजने और इक़्तिदार के हसूल की ख्वाहिश भी शामिल है। लेकिन बिलखुसूस JUI और मुस्लिम लीग नून की जो अव्वलीन ख्वाहिश है वो ये है कि रियासती इदारों की कदरों कीमत को अवाम की नज़रों में ख़त्म कर दिया जाए। ऑपोजिशन की ख्वाहिश इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ने की तो है ही, लेकिन ये ख्वाहिश अवाम के मुफाद के लिए नहीं है बल्कि अपनी ज़ात के लिए, अपने मुफाद के लिए। अच्छा, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अच्छी ख्वाहिशात रखना कोई बुरी बात नहीं है, सबकी ख्वाहिशात होती हैं, आपकी भी होंगी, मेरी भी होगी, सबकी ख्वाहिशात हैं। लेकिन PDM की ख्वाहिशात तो बाकायदा ख़तरनाक होती जा रही हैं, जो मुल्क की सालमियत को ख़तरे में डाल रही हैं। PDM की कोशिश रही, आप खुद गौर करें, PDM की कोशिश हमेशा क्या रही कि वज़ीर आज़म को रुखसत कर दिया जाए, तरीका कोई भी हो। अच्छा, कोई हर्ज नहीं इस ख्वाहिश में, हर्ज है तो इसके इख्तियार किए गए तरीकाकार में कि भाई किसी भी तरह फारिग हो जाए, किसी भी तरह चले जाएं, तरीकाकार सही नहीं। अच्छा, ऑपोजिशन की दूसरी ख्वाहिश कि अपने ऊपर कायम मुकदमात से किसी तरह निजात हासिल हो जाए। अब यहाँ भी बात अगर कानून के दायरे की हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज क्या है कि इसमें कि कानून से बालातर NRO चाहिए, NRO। अब इसीलिए इस ख्वाहिश के पूरा ना होने पर ऑपोजिशन बेचारी बेचैन है, क्योंकि इनको मंजिल नहीं मिल रही है। तो जान तो निकलेगी ना, जान निकल रही है अब। अच्छा, PDM की ये जो एहतजाजी तहरीक है, इस पर अगर आप एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि ऑपोजिशन ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया। अच्छा, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने की ख्वाहिश ऑपोजिशन के दिल में ऐसे मचल रही थी जैसे कह लें कि समंदर की जो बिफरी लहरें हैं ना वो मचलती हैं। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने की ख्वाहिश असम्बलियों से खुद इस्तीफ़े देने में तब्दील होगी। लेने निकले थे इस्तीफ़ा, फिर इस्तीफ़ा देने में तब्दील। अब जब इस्तीफ़े लेने और देने की ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी तो फिर ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की ख्वाहिश का इजहार किया। अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पहले तो कोई तारीख देने से भागते रहे, तारीख नहीं समझ आती रही, क्योंकि PDM में शामिल जो तमाम जमातें हैं इनके भी अलग अलग ख्वाब हैं, अलग अलग ख्वाहिशात हैं, कहने को इकट्ठे लेकिन अलग अलग चल रहे हैं, सबका अपना अपना कुछ चल रहा है। अच्छा, कोई ऑपोजिशन जमात लॉन्ग मार्च के हक में थी और कोई नहीं थी, बल्कि लॉन्ग मार्च करने की बजाय हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की ख्वाहिश का इजहार करती रही कोई जमात। यानी जितनी जमातें उतनी ख्वाहिशें। लेकिन यहाँ सिर्फ अगर एक ख्वाहिश ऐसी जिस पर पूरी ऑपोजिशन एक पेज पर है तो वो क्या है कि अपने ऊपर कायम जो करप्शन केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनसे किसी तरह छुटकारा हासिल हो जाए। लेकिन अब तक ऑपोजिशन की इस ख्वाहिश का हम देख सकते हैं कि वो भी इनकी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ख्वाहिश इनको लगता है कि शायद इनकी कभी पूरी हो जाए। अब नून लीगी जो ख्वाहिशात हैं उनकी ज़रा कहानी सुन लीजिएगा। अगर मैं मुख्तसर खुलासा करूँ, जो ये बनता है कि पहले ललकार और फिर खुफिया मुलाकातों से इनकार और बाद में इकरार, ललकार, खुफिया मुलाकातों से इनकार और बाद में इकरार, और अब एक और रहनुमा बाहर जाने के लिए बेकरार। अब पूरी नून लीग की एक कोशिश, एक ख्वाहिश कि किसी तरह नून लीग की नायब सदर को उनके वालिद की तरह बाहर जाने दिया जाए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के कायद के पासपोर्ट की आज रात 12 बजे के बाद आप कह लें कि पक्के 12 बज जाएंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट आज के बाद एक्सपायर हो जाएगा। और हुकूमत ने तो क्लियर कर दिया, वाजे कर दिया कि उनके इश्तिहारी होने की वजह से उनके पासपोर्ट को रीन्यू कोई नहीं किया जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अब आप ज़रा गौर करें, उधर वालिद के पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हुई, इधर मरियम नवाज़ के लबों पर भी अपनी बीमारी का चर्चा सुनाई देने लगा। अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून PDM तहरीक से बहुत बुरी तरह से मायूस हो गई, डिसअपॉइंट हो गई है। और इसकी वजह यह कि एक तरफ नून लीग की ख्वाहिशात के अंबार हैं और दूसरी जानिब इसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हर जो प्लानिंग है, तदबीर है, जो इनके जहन में आइडियाज़ आते हैं वो बेकार रहे। इस्तीफ़ों की धमकियों पर भी हुकूमत ने को कान नहीं धरे, हुकूमत ने संजीदगी से लिया ही नहीं इनको।
बल्कि इस्तीफ़ों को खुशामदीद कहा कि कल देने आज दे दें। और अब ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर उन्होंने हम कह सकते पानी फेर दिया। रही लॉन्ग मार्च के तीर की बात, तो पता नहीं कहीं इस तीर को ठंड ही ना लग जाए और फिर वो चले ना चले। बस आ जाकर अब एक सेनेट इलेक्शन रह गया जिस पर मुस्लिम लीग नून पूरी, वो कहते हैं ना, गेम ऑन है, गेम कर रही है और इनको लगता है कि गेम ऑन है। नून लीग को सेनेट इलेक्शन का इंतज़ार है और फिर इसके बाद जो सियासी पंडित हैं वो क्या कहते हैं, उनके मुताबिक ये तहरीक झाग की तरह बैठ जाएगी और इसका अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर को ऑलरेडी है और इसीलिए ये अब पीडीएम की तहरीक से डिसअपॉइंट हो चुकी है, मायूस हो चुकी है और यही वजह है कि अब इनकी सबसे अहम और सबसे बड़ी ख्वाहिश वो क्या है कि किसी तरह इनको इनके वालिद के पास जाने दिया जाए। और इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इनकी सियासत तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी थी जब बदउनवानी के इल्ज़ाम में अदालत ने इन्हें नाअहल करार दिया। आने वाले कई सालों तक नून लीग की नायब सदर अब किसी सियासी ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं है और इन्होंने हुकूमत के खिलाफ तमाम टोटके आजमाने के बाद ये तय कर लिया कि अब वो बाहर और अपनी सियासत को खैर बात कह देंगे। अच्छा, नून लीग की नायब सदर का बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार आप समझ लें कि बिल्कुल इसी तरह का मामला जैसे कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं है और खुलकर सामने आते भी नहीं है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठती है। क्या कहती हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। साहिबा को सबसे पहली बात कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को ये क्यों लगता है कि उनकी बीमारी इतनी ख़ास है कि जिसका इलाज मुल्क में रहते हुए हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। यानी नून लीग की नायब सदर अब क्या कहती हैं कि इनकी एक सर्जरी है जो पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती, बल्कि इसका इलाज तो बाहर है। लेकिन साथ ही क्या कहती हैं मैडम कि हुकूमत से अपना नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त नहीं करूँगी। इसको क्या कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यानी बाहर जाने की ख्वाहिश भी है मैडम की मोहतरमा की और साथ ये भी चाहती हैं कि इनकी इस फरियाद को हुकूमत ही पूरा करे लेकिन बगैर कहे। यानी ये जो भी कर रही थी ना, ये कह ही रही थी बेसिकली, और चारी पूरी भी हो जाए ख्वाहिश। कहीं ये वो NRO तो नहीं है जिसका जिक्र नून लीग की नायब सदर अपने हर जलसे में, हर तकरीर में करती हैं और ये तासुर देती रहीं कि हुकूमत इनको खुद NRO देना चाहती है। ज़रा बात पे गौर करें नाजरीन, क्या कहती रहीं कि इमरान खान को NRO नहीं देना, जबकि इस बात के पीछे कहानी आप कह लें कि मुख्तसर सी ये है कि ये खुद NRO चाहती थी, यानी इनको बाहर जाने दिया जाए अब्बा जी के पास। अच्छा, वैसे ये जो नून लीग की नायब सदर हैं, इन्होंने ये कहकर पाकिस्तान के तमाम सर्जन डॉक्टर्स की तौहीन कर दी है। गौर करें कि उनमें से इनके नज़दीक कोई काबिल सर्जन है ही नहीं जो इनकी सर्जरी कर सके। या इनकी बीमारी वखरी होती, पंजाबी में कहते हैं ना वखरा, बिल्कुल डिफरेंट होती, तो समझ ही नहीं आती। अब कहीं इस सर्जरी के पीछे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है? गड़बड़ी, सर्जरी नहीं, गड़बड़ी। हो सकता है कि नून लीग के कायद की जो साहिबजादी हैं वो अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए बाहर जाने के बाद वापस आने का नाम ही ना लें, क्योंकि जब ये जाते हैं तो फिर इनको बुलाना आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है, फिर आने का नाम ही नहीं लेते। और शायद बाहर की हवा का चस्का ऐसा है कि जिसको लग जाए तो फिर पूरा नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि नून लीग की नायब सदर की आपको पता है कि हर जो इनके आइडियाज़ हैं, साजिश तो नहीं कहूँगी, जितने इनके जहन में आइडिया, जीनियस लेडी हैं, बड़े आइडियाज़ आते हैं और हर वक्त इनका काम ही है आजकल आइडिया सोचती रहती हैं। हर आइडिया पिट रहा है, फ्लॉप हो रहा है, बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। और अब ऐसे में इन्हें जो इनके करप्शन के मुकदमात हैं उससे निजात का एक ही तरीका नज़र आया है और वो है कि यहाँ से निकला जाए, फ़रार हुआ जाए किसी तरीके से अब्बा जी के पास। अब ये जो नून लीग की नायब सदर हैं, एक तरफ क्या कहती हैं कि हुकूमत से बाहर जाने के लिए अपना नाम ECL से नहीं निकलवाएंगी। एटीट्यूड चेक करें मैडम का कि नाम नहीं निकलवाऊंगी, इतनी अकड़, हालांकि बाहर जाना इनकी ज़रूरत भी है। और दूसरी जानिब कहती हैं कि हुकूमत इनको खुद बाहर भेजना चाहती है और किसी सूरत बाहर नहीं जाएंगी। तो फिर आपकी ज़बान से बाहर का लफ्ज़ ही हम क्यों सुनते हैं? बोला वो जाता है तो दिमाग में होता है। याद रखिएगा, इंसानी नफ्सियात है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करके पूछ भी सकती हैं अपनी अगली तकरीर से पहले कि मुझे क्या बोलना है और क्या तासुर जाएगा। अगर आपने बाहर नहीं जाना तो बाहर की बात ही क्यों करती हैं? हुकूमत से मुझे NRO नहीं चाहिए, हुकूमत को, बल्कि आप तो NRO देने की सिचुएशन में हैं। आप तो कहती हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को हम NRO नहीं देंगे, आप तो इतने पहुँचे हुए लोग हैं। अच्छा, खैर हुकूमत को अब ये चाहते हैं किसी तरीके से कि हुकूमत इनकी बात सुने भी, इनकी बात समझे भी और ये अपनी बात का इजहार भी कर रही है, अपनी राय का इजहार भी कर रही है, अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर रही हैं। सब कुछ कह भी दिया और कुछ ना भी कहा, ये वो सिचुएशन है। अच्छा, हुकूमत को निकालने वाली बात पर मैं ये नून लीग वालों से आज ये कहना चाहूँगी कि ये काम बहुत बड़ा काम है जो पूरी PDM से नहीं हुआ। अब आप अकेले ऐसा अगर सोच रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, बड़े जीनियस लोग हैं आप लोग। और क्योंकि हुकूमत को घर भेजने का काम आपको भी पता है कि आपसे नहीं हो सकेगा, इतना आसान काम ये नहीं है। अगर हुकूमत को भेजना इतना आसान था
तो आज नून लीग की नायब सदर के होंठों से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार होता ही ना। इस जुमले पे गौर कीजिए। और रही ये बात कि हुकूमत आपको खुद बाहर भेजना चाहती है, तो अर्ज़ ये कि हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहेगी कि आपको बाहर भेजा जाए, क्योंकि नून लीग के कायद को हुकूमत बाहर भेजकर अब तक पछता रही है। और आपको भेजकर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अवाम की नज़रों में बाकायदा बुरे कि अब लोग यही बात करेंगे ना, तासुर तो यही जाएगा कि उन्होंने एहतसाब की बजाय नून लीग से डील कर ली और मरियम को बाहर भेज दिया। तो कोई अपने बारे में ऐसा तासुर क्यों देना चाहेगा? सिंपल सी बात है कि कभी भी नहीं चाहेंगे वो कि आप बाहर जाएं, बल्कि आपके अब्बा जी को बाहर से वापस लाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब नून लीग के कायद को, आपको याद होगा, इनके वालिद मोहतरम को बाहर भेजा गया था, तो खुद नून लीग ने उल्टा हुकूमत को इस तरह की बातें की थी, एक तासुर देने की कोशिश की थी कि जी हुकूमत ने खुद उन्हें बाहर भेजा है, आपको याद होगा। तो अब हुकूमत ऐसी गलती तो नहीं करने वाली कि आपको भी आपके अब्बा जी के पास बाहर भेज दें और फिर आप और आपके अब्बा जी पकड़े ना जाएं और कभी पाकिस्तान आए ही ना और आपको ढूंढती रह जाए हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप होगा, एक टीम ज़रा चलाइएगा। नून लीग के कायद क्या कहा करते थे कि उनके मुखालिफिन एहतजाज करते रह जाएंगे और वो सड़कें बनाते जाएंगे, सड़कें बनती चली जाएंगी, कि उनका पाकिस्तान में सड़कें बनाने का मिशन है अब वो पूरा हो गया। अब वो लंदन की सड़कों को नापने गए हैं और इसलिए उनको इतना वक्त लग गया कि अब तक उनकी वापसी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुमकिन ही नहीं हो सकी। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपना कहने के सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे अंदाज में बता रहे हैं कि वो नून लीग के कायद की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर बाकायदा डर गए कि उनकी किडनी, उनके प्लेटलेट्स और दिल समेत जिस्म के हर हिस्से का अपना ही एक प्रॉब्लम चल रहा है, अपने को मसला चल रहा है। अब ऐसा मालूम होने लगा कि उनको बाहर ना जाने दिया गया तो उनको तो कुछ हो जाएगा खुदा ना खास्ता। इसलिए हुकूमत डर गई, हुकूमत परेशान हो गई। कितना बीमार बंदा था, हुकूमत ने उन पर तरस खा के उनको बाहर जाने दिया। अब ज़रा नाज़रीन बात आप सोचें कि आपकी समझ में आती है कि हुकूमत ने अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लेने के बजाय जिम्मेदारी और कह लें कि इंसानियत का मुजाहरा करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बाहर जाने दिया। इतनी बात तो समझ आती है। अब इंसानियत का ये भी तकाज़ा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपना इलाज पूरा करके वापस वतन लौट आते, लेकिन हुकूमत समेत पूरी अवाम, यहाँ तक कि उनके चाहने वाले भी उनकी राह तकते रह गए। आँखें उनकी वापसी की राह देख देख कर थक गईं, लेकिन मियाँ साहब वापस नहीं आए। अब जिस शख्स को तकरीबन हर तरह की बीमारी लाहक हो तो उसका खुद से चलना यकीनी तौर पे नामुमकिन है, ऐसा ही है। लेकिन भला हो लंदन जाने वाले जहाज़ का, जिसकी वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किसी बैसाखी, किसी सहारे के बगैर, किसी की मोहताजी की ज़रूरत पेश ना आई, बल्कि वो खुद ही आप देखें कि जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़े और उतरे भी, जाते एक्टिव हो गए। यही नहीं बल्कि लंदन की जो आज़ाद फ़ज़ाएँ हैं उसमें घूमते फिरते नज़र आए। अगर कहीं नज़र नहीं ना आए मियाँ साहब तो हॉस्पिटल में नज़र नहीं, जहाँ जाते उनको नज़र आना चाहिए था, जहाँ उनका जाना ज़रूरी था, होना ज़रूरी था। लेकिन शायद लंदन पहुंचकर कहते हैं ना सारी बीमारियां, वो क्या कहते हैं, एक टर्म यूज़ होती है, रफू चक्कर हो गई। पता नहीं कि कोई बीमारी थी भी और शायद की बीमारी की शिफा भी हो सकता है कि लंदन में ही हो, उनको सर्जरी की भी ज़रूरत ना पड़े, वहाँ जाएँ तो अब्बा जी की तरह लंदन की फ़ज़ा में जाते ही सुकून महसूस करें, उनको लगे कि नहीं मुझे अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। नून लीग के कायद का जैसे कि आज रात तक ये जो पासपोर्ट है ये एक्सपायर हो जाएगा और तब तक रीन्यू नहीं होगा जब तक वो वतन वापस नहीं आते। हुकूमत का जो इरादा है वो तो ये कहते हैं कि हम क्लियर, हमारा मौक़िफ़ है कि ऐसा ही होगा। शेख रशीद साहब इस हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, एक बात तो साफ है कि हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस आने से नहीं रोक रही है, बल्कि क्या कह रहे हैं वज़ीर दाखिला कि इनको एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट वो दिया जा सकता है और अगर वो वतन वापस आना चाहते हो और अगर नहीं आना चाहते हो तो फिर उनके पासपोर्ट की कोई आइनी और कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहेगी। अच्छा नाज़रीन, कानूनी जो नुक्ता है अगर वो देखा जाए तो अब अदालत ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बाहर जाने के मौके को मिसयूज़ करने पर फैसला दिया कि वो वापस पाकिस्तान आए, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब देना पसंद ही नहीं किया, ज़रूरत ही महसूस नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि नून लीग के कायद का अभी वतन वापस आने का कोई प्लान नहीं है, कोई इरादा नहीं है और ऐन मुमकिन है कि वो लंदन में अपनी साहिबजादी का इंतज़ार कर रहे हों। नून लीग की जो नायब सदर हैं वो क्या कहती हैं कि वो ECL से अपना नाम निकालने की दरख्वास्त नहीं देंगी। अच्छी बात है अगर वो नहीं देती, क्योंकि उनसे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप दरख्वास्त दें, और अगर आप दरख्वास्त दे भी देती हैं तो अब हुकूमत एक बार डसे जाने के बाद दोबारा डसे जाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत तैयार नहीं होगी। अब नाज़रीन, कानून कहते हैं इश्तिहारी का नाम ECL में डाला जा सकता है, तो इसके बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी वही उनका भी वखरा कुछ चल रहा है, यानी अजीब ही बात करते हैं, डिफरेंट ही कोई बात करते हैं। सुने क्या कहते हैं।
मेरी दुआ है कि अल्लाह नवाज शरीफ साहब को सेहत दे, लेकिन सवाल उनके लंदन क़याम पर है कि साबिक वज़ीर आज़म का आखिर ऐसा कौन सा इलाज चल रहा है जो अब तक पूरा नहीं हो रहा। शाहिद खकान अब्बासी साहब मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन में ना कुछ भी बोले जा रहे हैं। हुकूमत करप्ट है या नहीं है इसका फैसला आप नहीं कर सकते। अगर हुकूमत करप्ट होती तो नैब को दबाने की कोशिश करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने रियासती इदारों को दबाने और उनका इमेज ख़राब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और आपका मकसद एहतसाब से बचना था। अब ये नून लीग की नायब सदर को बाहर जाने दें तो क्या सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी फसाद की जड़ ये NRO है। कल की बजाय आज मिल जाए, अभी मिल जाए तो यही जो बुरी तरीन हुकूमत है ना, आइडियल परफेक्ट बेस्ट हुकूमत बन जाएगी ये चीज़। अच्छा, शाहिद खकान अब्बासी साहब से सवाल है कि मियाँ साहब का नाम ECL में कानून के मुताबिक डाला गया तो आप हुकूमत को इसका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? दूसरा ये कि आप ज़रा ये भी बता दें कि आपके कायद का इलाज कब मुकम्मल होगा, आखिर कब होगा मुकम्मल उनका इलाज? आप लोग तो अब इस कोशिश में हैं कि जो नायब सदर हैं उनको आप उनके अब्बा जी के पास किसी तरह भेज दें। अब यही वजह है कि नून लीग की नायब सदर ने एक बार फिर रियासती इदारों पर चढ़ाई कर दी है। देखिए ज़रा क्या कहती है। मरियम ने बाहर जाने के लिए बैकडोर राब्ता कर लिया। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा दावा किया और वज़ीर आज़म ने बाहर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अच्छा, आपको याद होगा नाज़रीन के नून लीग की नायब सदर इस्टेब्लिशमेंट पर बैकडोर राब्ते का इल्ज़ाम लगाती रही और DG ISPR ने इसकी खुली तरदीद भी कर दी थी। और हकीकत यही है कि नून लीग ने एक से ज़ायद बार आर्मी चीफ को अप्रोच किया। हो सकता है कि ये राब्ते इसीलिए किए गए हों कि नून लीग की नायब सदर की मुल्क से बाहर जाने के लिए किसी तरह मदद की जाए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का ये दावा कि दाल में तो कुछ तो काला है या फिर शायद पूरे की पूरी दाल काली है। नून लीग की नायब सदर रियासती इदारों को क्या कह रही है कि जी जाओ, तुमको माफ़ किया, इमरान खान को लाने जैसी गलती दोबारा ना करना। शायद ये मोहतरमा भूल गई हैं कि इन्होंने मुल्क की सालमियत को डॉन लीग्स के ज़रिए ख़तरे में डाला, जिस पर पाक फ़ौज ने इन्हें और इनके कर दिया। अच्छा, पाक फ़ौज ने बड़े ज़र्फ़ का मेरे ख्याल से मुजाहरा किया, बड़े ज़र्फ़ का। और दूसरी तरफ आप ये नून लीग की जो अदाएँ हैं ज़रा इस पर ज़रा गौर करें, यानी बाहर ललकार और अंदर खाते माफ़ी दरकार। समझ आती है लोगों की आपको? अब ये मर रही हैं इस चीज़ के लिए, इसको कहते हैं मरना, कि किसी तरह इनको इनके वालिद के पास बाहर भेज दिया जाए। मैं दरख्वास्त नहीं करूँगी। भाई आपको कहा किसने की दरख्वास्त करें? आपको गन पॉइंट पर कहा किसने दरख्वास्त करें? आप करें ना करें, कौन आपकी दरख्वास्त लेना चाह रहा है? मैं नहीं कहूँगी मेरा नाम ECL से निकाला जाए, NRO हमें नहीं चाहिए। बल्कि आप तो कहती कि आप तो NRO देने वाली सिचुएशन में आप लोग, हुकूमत को NRO आप लोग दे सकते हैं, तो NRO आप लोगों को चाहिए नहीं। दरख्वास्त आपने करनी नहीं कि आपका नाम बाहर निकाला जाए ECL से, तो फिर टेंशन कैसी है? फिर बैठी रहे आराम से। आप अपने बाप के पास जाने के लिए मर भी रही हैं और आपके अंदर खाते ख्वाहिश भी है कि किसी तरह आपको वालिद साहब के पास भेज दिया जाए ताकि आपकी वहाँ जो सर्जरी होनी है, जो पाकिस्तान में तो कोई डॉक्टर है नहीं जो आपकी सर्जरी कर सके। शायद पाकिस्तान के डॉक्टर्स को आप लोग इस काबिल नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि वहाँ जाके आपकी सर्जरी होगी। अब वहाँ जाके आपके वालिद जब इलाज नहीं करवा सके, बाकी वो दुनिया का हर काम करें, सिर्फ जो नहीं करवा रहे वो इलाज है। तो मुझे लगता है आप भी वहाँ जाएंगी तो आप भी दुनिया का हर काम वहाँ पे करेंगी, लेकिन इलाज वहाँ पे जाके नहीं करवाएंगी। अब ये जो ख्वाहिश है ना, इसलिए मैंने आगाज़ में कहा था कि जी क्या कहते हैं जी मिर्ज़ा गालिब साहब की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस शेर पे ज़रा गौर कीजिएगा, इस शेर में पूरी कहानी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सिंध असम्बली के हल्का PS 88 मलीर में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के पहुंचने पर सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई। हलीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने, बदमाशों का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग करवाई, लेकिन गाड़ी चूँकि बुलेट प्रूफ थी इसलिए वो महफूज रहे। गाड़ी पर फायरिंग के बाद तहरीक इंसाफ व पीपल्स पार्टी कारकुनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। अब इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। अब हल्के में जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके मौके पर कशीदगी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकालने का हुक्म दिया, जिस पे पुलिस ने उन्हें हल्के से बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। SSP मलीर इरफान बहादुर क्या बताते हैं कि जी हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर बाकायदा हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि फायरिंग में खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए। अब नाज़रीन, पोलिंग के बाद ज़िमनी इंतखाब ने जो वोटों की गिनती है इसका अमल के मुताबिक पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच जीत की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं।
इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नकवी साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी कवानीन के तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर पोलिंग स्टेशन का दौरा नहीं कर सकते। अब हलीम आदिल शेख साहब सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टेशन के दौरे कर रहे थे। क्या ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से इस पूरे शहर के अंदर कम से कम 1000 लोग घूमते हैं अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ, जबकि पुलिस की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई हो। और मैं ये समझता हूँ बहैसियत अपोजिशन लीडर इस चीज़ को देखने के लिए कि किसी जगह कोई धांधली नहीं हो रही, तो वो उनका हक भी बनता है। और मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम सही नहीं है। मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, मैं भी जा रहा था, मैं भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर से जब इजाज़त मिलती थी तो अंदर जाता था, वरना नहीं जाता था। लेकिन ये आज बड़ा अजीब बात है। गोली भी लगे हलीम आदिल शेख की गाड़ी के ऊपर और इल्ज़ाम भी यही लगे कि पीटीआई गोली चला रही थी। भाई ला के दिखाओ किसको गोली मारी, किसको गोली लगाई, किसके ऊपर फायर किया, या वैसे ही फायर चौकियाँ फायर कर रहे थे। बात ये, और ये इससे ऊपर एक एमपीए को अरेस्ट करने से पहले क्या इन्हें कानून मालूम नहीं है कि स्पीकर से इजाज़त लेनी पड़ती है? या इन्हें सारे कानून बाराए ताक रख दिए? और ये किस गुनाह के अंदर इन्होंने इस वक्त किया है? और अगर वो गुनाह आज नहीं हुआ है तो इतने दिन इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आज ही के दिन अरेस्ट क्यों कर रहे हैं कि कशीदगी बढ़े? मैं बुनियादी तौर पे तमाम आपके नाजरीन को और पूरे पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर कराची के अंदर और पूरे मुल्क कभी भी हथियारों का न डिस्प्ले पे यकीन रखती है, ना उसके इस्तेमाल पे यकीन रखती है। हम बड़ी पुरअमन सियासत करते आ रहे हैं और हम अमन को नक्शे अमन में कभी ना शामिल होंगे, ना करने की कोशिश करेंगे। और इसका सबूत माजी है। ये बदमाशी के और ये सारे काम करने वाले ये इनके लोग हैं जो हज़ारों लोगों को लेके घूमते हैं, जो उन्होंने अल्ताफ हुसैन वाली सियासत पूरे सिंध में की हुई है, वो भी सबको नजर आता है। अच्छा फिरदौस साहब, ये आप कहाँ बैठे हैं इस टाइम पे? ये पीछे गाड़ियाँ और ये सारा जरा ये भी नाज़रीन को जरा बताइएगा सारा। जी फिरदौस साहब, ये जहाँ बैठे हैं जरा ये भी बताइएगा, पीछे गाड़ियाँ ये जो गुजर रही हैं ये नाज़रीन को जरा बताइएगा। मैं इस वक्त जी चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने बैठा हुआ हूँ। हम तमाम एमपीएज हम नहीं चाहते इस शहर के इकोनॉमिक लाइफ डिस्टर्ब हो। हमने इसीलिए रात के 9 बजे सीएम हाउस के सामने इस वक्त आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ज़्यादती ख़त्म की जाए और हलीम आदिल शेख साहब को रिहा किया जाए। ठीक है जी, हलीम आदिल शेख साहब के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आप तमाम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादती ये हुई है और ये गलत हुआ है और उनको रिहा किया जाए। तैमूर तालपुर साहब अगर मेरे साथ मौजूद है, सुन पा रहे हैं? तैमूर साहब, आपने फिरदौस साहब को भी सुना और वो लोग बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं कि जी हलीम आदिल शेख साहब के साथ ज़्यादती हुई है, उनको छोड़ा जाए। आप इस मामले को क्या अब कैसे देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का जो इस पे मौके सामने है, ज़रा मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये बात नहीं है कि मैंने क्या देखा और किसने क्या देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बोल के तवस्सुल से, बाकी इतने सारे चैनल्स के तवस्सुल से जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी हुई, वो सारी आपके सामने है। किसके हथियारों से फायर किए गए, किसकी गाड़ियों में हथियारबंद बैठे हुए थे, जो हथियारबंद फायरिंग कर रहे थे उनकी गाड़ी पे स्टिकर्स और झंडे किसके लगे हुए थे। और ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार आज आपके इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़ एंकर्स ने और रिपोर्टर्स ने जो वहाँ पर मौजूद थे डिमांड किया कि इसको हलीम आदिल को अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अब रही बात इस कार्रवाई की, तो ये कार्रवाई तो मेरे ख्याल से हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, पर पीपल्स पार्टी इस चीज़ में भरोसा नहीं करती, इंतकामी कार्रवाई या कुछ। हम हर किसी को फुल लिवरेज देते हैं, जो कहें, जो कहना चाहें अपने बयानों का, जिस तरह से जिस लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके सामने है, क्या ये इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके सामने है। अच्छा। पर हमने फिर भी हर चीज़ करा के और इग्नोर करते रहे। एंटी करप्शन के केसेस पता नहीं कितने हमारे पास पड़े हुए हैं, पर फिर भी हम चाहते हैं कि ये इल्ज़ाम ना लगे हम पर, ये इल्ज़ाम हम पर ना लगे कि हम कोई पीटीआई की तरह सियासी कार्रवाई करते हैं। तो हम इनको चांसेस देते आए। पर अब जब आपने पूरा एक दहशतगर्दी का वो किया है सिस्टम, जहाँ पे आपने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की है,
जब आपने लोगों के ऊपर सीधे फायर किए हैं, सारी वीडियोस आपके पास अच्छा पड़ी तैमूर होंगी। साहब, मेरी आप टीम खोज मुझे सकती बता है रही है कि किसी भी आप पाकिस्तान भी पीपल्स उधर ही पार्टी जा रहे हैं, के आप भी उसी तरफ जा रहे हैं, तो वहां जाके क्या बात करेंगे आप? मतलब जरा नाज़रीन को बता दीजिएगा कि आप क्यों जा रहे हैं। नहीं जी, नहीं जी, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब अच्छा करूं। फिरदौस भाई बैठे हुए हैं वहां पर, मैं अच्छा फिरदौस भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करते रहे। मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड रास्ता ब्लॉक ना करें, अच्छा पुरअमन एहतजाज ही करें, वरना यूं ना हो कि अच्छा हलीम आदिल शेख साहब के साथ साथ मेरे और दोस्त भाई भी वहां पे चले जाएं। मैंने रिक्वेस्ट की है ऑफिशियली हेल्थ डिपार्टमेंट को, जो आज कार्रवाई की है, जो तरीकेकार था आज इनका पीटीआई वालों को जिसने की गुंडागर्दी की, मैंने रिक्वेस्ट की हेल्थ डिपार्टमेंट के गिद्दू बंदर में फोन करे। बड़े अच्छे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं दिमाग के, वो जरा जाके असेस करें हलीम आदिल शेख का दिमाग कि क्या इस किस्म के नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता। मेरे में तो जरूरत नहीं मैं लोगों के ऊपर फायरिंग करूं, मैं उनको डर पुलिस को गालियां दूं, मैं पोलिंग स्टाफ के अमले को गालियां दूं। तो ये सारी चीजें मैं नहीं सकता, पर मैं जरूर जानना चाहता हूं कि अगर ये हलीम आदिल कर सकता है, जो कि एक सर्टिफाइड लैंड ग्रैबर है, वो सर्टिफाइड माफिया है, कराची का सर्टिफाइड भत्ताखोर है, जिसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया, एक शरीफ आदमी को हटे क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सच बोल दिया था। तो मैं इनके दिमाग का भी असर करवाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरे साथ हम इनका इलाज भी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हेल्थ डिपार्टमेंट आपको पता है बहुत अच्छा काम करता है, सिंध में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो सारी अच्छा, आप कह रहे हैं हम इलाज इनको करवाएंगे। अच्छा, यहाँ से मुझे करेंगे। याद आया कि बहुत से लोगों को लगता है कि अब ये जो इलाज हो रहा है ये भी आप लोग करवा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जी गिरफ्तारी है, इसको सियासी करार दें या कानूनी करार दें, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी हाथ इसमें हो सकता है, ऐसा पर्सनल ग्रज किसी से निकाला जाता है। या इलाज से मुझे याद आया कि आप इलाज की ऑफर्स करें, तो ये जो भी इलाज हो रहा है ये आप लोग तो नहीं करवा रहे? देखिए, हमने इनको उठाया था, वो ईसीपी ऐसा कहा जा रहा है, आप भी सुन रहे हो, ऑर्डर्स पे हमने उठाया था। वो देखिए, लोग कहने वाले कह सकते हैं, बोल तो सच बोलता है, बोल तो देख रहा है क्या हुआ है, तो बोल बेहतर बता सकता है जी जी। कि क्या तभी मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ कि आपकी ज़बानी नाज़रीन तक पहुंचे कि अंदर की खबर क्या है। हाँ, हमने तब इनको अरेस्ट करवाया जब हमें हुक्म आया, एहकाम आता है एसएसपी मलिर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आप जाएं और इसको इमीडिएटली इस एरिया से बाहर निकालें। एफआईआर पहले इन पे हो चुकी थी, और दूसरा मेरे जो भाई हैं फिरदौस साहब, उनको ये भी इनके माइंड में करता रहो, लॉ ये शायद कम पढ़ते हैं, कि जब आपका सेशन चल रहा है तो आपको इजाजत लेनी पड़ती है स्पीकर सिंध असेंबली से, वरना जब सेशन नहीं चल रहा नहीं लेनी पड़ती। और हमने उसके बावजूद भी वहां से परमिशन ली थी। हम कोई भी गैर कानूनी गैर अखलाकी काम नहीं करते, हम पीटीआई वाले गुंडागर्दी वाले काम नहीं करते, हम लोगों पे फायरिंग नहीं कराते, हम लोगों को डंडे नहीं मारते, और हम लोगों को गालियां बिल्कुल भी नहीं देते। अच्छा, फिरदौस साहब हमारे साथ अब मौजूद नहीं है क्योंकि वो दोबारा एहतजाज में चले गए, और पीछे आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी शोर भी था, तो इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर सके थे तैमूर साहब। लेकिन उनका ये कहना था, मौक़िफ़ सुन लेगा, उन्होंने कहा कि जी ज़्यादती भी उन्हीं के साथ हुई है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, और वो कह रहे हैं जी हलीम आदिल शेख साहब के पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत, बाकायदा प्लानिंग के तहत, वो कहते हैं फायरिंग करवाई गई है। अब झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि हुकूमत तो आपकी, आप लोगों की सिंध में, तो जवाब तो आपसे मांगा जाएगा। वो बड़ा मशहूर, मैं सुनता हूँ, बोल के लब, क्या कहते हैं उसको आप, बड़ा फेमस आपके उस पे चलता है। मैं चाहता हूँ आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे। आज बोल, आज ARY, आज जियो, आज जितने भी चैनल हैं, हम वो सारे ये लाइव कवरेज दिखा रहे थे। वो पता चल रहा था किसकी गाड़ियों पे झंडे थे, कौन सी गाड़ियों में हथियार बंद थे, और हमारे हजारों वीडियोस हैं हमारे पास। हमारे जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था यूसुफ बलोच, अच्छा नहीं तो तैमूर साहब मेरी बात सुनिएगा, लेकिन हैरानी की बात ये ना, देखिए एक मिनट, फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था, या ढिठाई कह लें कि आप ये कहने पर आप ये साबित कर रहे हैं कि जी सब कुछ नजर आ रहा था, सब कुछ क्लियर था, दाल में कुछ काला नहीं था। वो वहाँ पे जाके एहतजाज कर रहे हैं, नकवी साहब भी वहीं पे मौजूद हैं, बल्कि हम उनसे बात ज़्यादा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके साथ ज्यादती होगी, उनको रिहा जब तक नहीं किया जाएगा वहाँ बैठे रहेंगे। तो फिर मतलब वो लोग, उन लोगों को नहीं पता कि तमाम लोग देख चुके हैं, क्लियर है अगर सिचुएशन है, तो इस तरह तो इनका इमेज खराब होगा पीटीआई वालों का। जांच करें, वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, आप लोग गलत, आप लोग पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं, आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। और इनका खराब होगा, इनका लोगों के सामने इन्होंने मुल्क को 117वें नंबर से 124वें नंबर पे ले गए हैं मोस्ट करप्ट नेशन में। ये लोग करप्ट मोस्ट तरीन माफिया इनकी निकली है पूरे पाकिस्तान में। कभी 70 साल में जितना नुकसान हुआ इस मुल्क की मईशत को 3 साल में उससे डबल इन लोगों ने कर दिया। तो लोग तो देख चुके हैं
कि इनकी असलियत क्या है। लोग के सामने हर चीज क्लियर है, पब्लिक इनको गालियां दे रही है। ये लोग अपने इलाके में जाते हैं। हलीम आदिल शेख जो लैंड ग्रैबर है, इसको जो अपने इलाके में जाना होता है या आईजी सिंध को लेटर लिखता है कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कौन सा ऐसा लीडर है जो अपने एमपी अपना हल्के में जाना चाहे और उसको जो है आईजी से पुलिस की जरूरत पड़े? तो ये इनके अपने काले करतूत हैं जो सामने आ रहे हैं। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सामने आ गई। जो जबान इस्तेमाल की हलीम ने, जो इस लैंड ग्रैबर ने तरीकेकार किया, जिस तरह से इसने फायरिंगें की हर जगह पर, जिस तरह से इसने गालियां दी लोगों को, हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड पे हर चीज आ जाती है। और मेरे ख्याल से 70% ऑफ द चीजें तो आपके पास भी हैं, सारे चैनल्स के पास भी है। 30% जब मुझे यानी अब ये जो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं उनकी रिहाई का मुतालिबा करें। तैमूर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी किस्म का ड्रामा किया जा रहा है? यानी गलत उन्होंने किया, कानून को तोड़ा, गलत किया और उसके बाद फिर मजलूमियत का रोना भी वो रो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये किसी किस्म का ड्रामा नहीं, ये बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। पर ये हमारी शराफत का नाजायज फायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि हम तो जो है शरीफ लोग हैं, हम इन चीज़ों से कोई गलत इनके ऊपर अहकाम नहीं करते। अगर ये ज़्यादा देर तक बैठे रहे तो हम इनको गर्मा गर्म कश्मीरी चाय पिलाएंगे, हम इनको ज़बरदस्त किस्म का एक पुलाव खिलाएंगे, सीएमओ से बन के आएगा और हम उनकी खिदमत करेंगे। मैं ये पूछने वाली थी कि ज्यादा देर बैठे रहते तो फिर क्या करेंगे आप? इनका मुतालिबा माना जाएगा या क्या किया जाएगा? बिल्कुल जी, हम कश्मीरी चाय करेंगे, आप ये जो बता रहे हैं। जो एक डाकू, एक चोर, एक गुंडे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेगी। वी रेस्ट द केस विद जुडिशरी। ये जाएं, अपनी बेल करें, कोर्ट का हुक्म होगा। अगर कोर्ट समझेगी कि इनको बेल देनी चाहिए, हम इनको छोड़ देंगे। पर इस तरह से ब्लैकमेल होके हम इस गुंडे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगी और कोई भी अनजस्टिस किसी के साथ भी नहीं होगी, ना हलीम आदिल के साथ और ना ही उन लोगों के साथ जिसको इसने मारा पीटा, जिनको इसने फायरिंग की, जो इसने पब्लिक और प्राइवेट पार्टी का नुकसान किया। उस चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सही, ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान, उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। खरीदो फरोख्त करने के रोकने के लिए जो इलेक्शन कमीशन के इकदाम हैं वो गैर तसल्ली बख्श करार दिए गए हैं। आज क्या हुआ है, कल क्या होगा, ये मामला सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर किस समत की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक, ये मामला किस तरफ जा रहा है? मामला आर या पार की तरफ जा रहा है और PDM वाले जो हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने तो कहा था कि आर या पार हम करेंगे, ये तो आर या पार नहीं कर सके। तो लगता है कि अब अदालत में जो मामला चल रहा है वहाँ ऐसा आर या पार होगा कि वो जिन्होंने एडवांस पकड़े हुए हैं, जिन्होंने एडवांस दिए हुए हैं, जो पैसे देना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो सारी डीलें कैंसिल हो सकती हैं और कईयों के पैसे भी डूब सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जब पेश हुए, अदालत का उनसे एक ही सवाल था और वो ये था कि वीडियोज़ आ चुकी हैं, नज़र आ रहा है, पब्लिक परसेप्शन यही है कि सेनेट में खरीदो फरोख्त होती है, बोलियां लगती हैं, मंडियां लगती हैं, आप इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तो बताया गया हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। अदालत का कहना था कि हमारा सिंपल सा सवाल ये है कि अगर कोई अपना वोट बेचता है, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि उसने वोट बेचा है या नहीं बेचा? दूसरा, अदालत ने उनको कहा कि ये बताएं कि ये जो 2018 वाली वीडियोस आई हैं इस पर आपने क्या किया है? उन्होंने बताया कि हमें 3 दिन पहले ये वीडियोस हमें मिली हैं, तो इसलिए अब हमने इस पर इजलास बुलाया, इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो आज इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि 2018 से ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं और फिर इजाजुल एहसन साहब ने अपने रिमार्क्स में ये मिसरा पढ़ा कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। जिसको उन्होंने कहा कि जिस इदारे के पास ये वीडियोस होनी चाहिए थी उस इदारे के पास वीडियोस नहीं थी, जिस इदारे को ये देखनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, उसने नहीं देखी। बाकी सारा जहान देख चुका है, सारा जहान जानता है, इलेक्शन कमीशन नहीं जानता। आज 5 जजेस के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनसे एक ही सवाल था और वो ये था कि आप ये जो खरीदो फरोख्त है, जो मंडियां लगती हैं, ये जो बाजार सजते हैं, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इसमें आईनी तरमीम करनी पड़ेगी ओपन बैलेटिंग के लिए। वो कहते हैं कि मौजूदा कवानीन के तहत हम जो बैलेटिंग है वो सीक्रेट होगी और कोई बैलेट जो है वो हम किसी को दिखा नहीं सकते। अदालत ने आज उनको कहा कि आप हमें 2 चीज़ें बताएं, ये बताएं कि किस कानून में लिखा हुआ है कि जो बैलेट होगा वो लामहदूद वक्त के लिए, वो हमेशा के लिए सीक्रेट रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें वो कानून दिखा दें
जहां पे इलेक्शन कमीशन को रोका गया हो कि अगर कोई खरीदो फरोख्त हुई है, अगर कोई बेज़ाब्ती हुई है, अगर कोई क्रिमिनलिटी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन बैलेट खोलकर नहीं देख सकता, हमें वो कानून दिखा दे। अदालत ये कह रही है कि आपके पास आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आइन का जो आर्टिकल है 218 उसका सब क्लॉज 3 है कि उसके तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। अदालत कहती है कि हमें वो तरीका बता दें कि आप इन करप्ट प्रैक्टिसेस को पहले कैसे रोकेंगे, अगर ये हो जाती तो फिर क्या करेंगे। कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आज अदालत ने कल तक का वक्त दिया है, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो बैठ के डिस्कस करें। उसकी वजह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही कही है कि अवाम को बहुत कंसर्न है, लोगों में बहुत तशवीश है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि सेनेट इंतखाबात साफ और शफाफ हों, बल्कि तमाम इलेक्शन साफ और शफाफ हों, और साथ ही आइन भी ये कहता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों। इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है, वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। उसका काम बातें करना नहीं है, बयान देना नहीं है, उसका काम अमल करना है। और साथ ही उनको ये कहा गया है कि आपको जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका एहसास करें, उसका इदराक करें, अपनी जिम्मेदारी का इदराक करें। आप इधर उधर देख रहे हैं, आप एक आइनी इदारा हैं, जिम्मेदारी आपकी, और आप कहते हैं कोई और हमें बताए, कोई और हमें कहेगा तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, करना आपने है, करना आपको चाहिए, आइन ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, जहाँ जहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस थी उन्होंने उसको रोकने के लिए इकदाम किए। हमारा इलेक्शन कमीशन इस नासूर को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रहा है, ये आज बहुत सख्त और तल्ख सवालात थे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हों, जस्टिस मुशीर आलम साहब हों, जस्टिस उमर बंदियाल साहब हों, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हों, या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। और आज अदालत ने जो रिपोर्ट जमा कराई गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो जवाब जमा कराया गया, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अदालत उज़्मा ने अदम एतमाद का इजहार किया है, उसको गैर तस्लीम बख्श करार दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमें जो है वो मुतमईन करे और आवाम को एड्रेस करे, आवाम को ये यकीन दिलाए कि ये जो इदारा है इलेक्शन कमीशन का, और उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको लोगों ने लोगों को आप पे एतमाद है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपने सारे मामले को देखना है। लेकिन अभी तक अदालत इलेक्शन कमीशन के किरदार से, इक़दामात से, उनकी तैयारी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अब कल देखते हैं कि अदालत किस हद तक मुतमईन होती है। उसकी रीज़न ये है कि जजेस के रिमार्क्स ये हैं कि बैलेट जो है वो सीक्रेट उस वक्त तक रहता है जब तक वो पोल नहीं हो जाता। जब वोट कास्ट कर दिया जाता है उसके बाद अगर कोई देखना चाहे तो देखा जा सकता है कि उसने किसको, और ट्रेसेबल होना चाहिए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि वो ट्रेसेबल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसकी मुखालफत की है और वो ये कहते हैं कि MPA MNA जिसको मर्जी वोट डाले ये नहीं देखा जा सकता, ना देखना चाहिए। और अगर इसको आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आईनी तरमीम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वही मौक़िफ़ है जो इस वक्त PDM का मौक़िफ़ है। अब देखते हैं अदालत इस हवाले से कल क्या रिमार्क्स देती है और क्या हुक्म जारी किया जाता है। ठीक है सदीक, ठीक है, कल भी फिर आपसे हम जानेंगे कि बहुत शुक्र सदीक आपकी बड़ी खबर के लिए, तज्जिए के लिए। और नाज़िम, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी उसी हट धर्मी पे कायम है और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना बाकायदा तलाश करते हैं, कभी नोटिस भेजते हैं, कभी लाइसेंस मुअत्तल करते हैं। आज भी मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे बाकायदा ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को जो कि अहल हो इस ओहदे के लिए मेरिट की बुनियाद पर उसको इस कुर्सी पर बिठाया जाए। और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।